नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग व्यक्तित्व टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। 2 दिन से हमारा व्यक्तित्व चल रहा है। आज हम लोग व्यक्तित्व टॉपिक पर लास्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, कि हम कैसे व्यक्तित्व को मापें। तो सबसे पहले एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि व्यक्तित्व का मापन नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति में ईमानदारी है, अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, अगर किसी व्यक्ति में अहंकार है, या उसके अंदर दानवीरता है, या उसके अंदर दया है, परोपकार है, तो कितनी है। यानी इसको हम ग्राम में नहीं माप सकते हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, नहीं। सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता, हाँ ये पता किया जा सकता है। एक तरीके से व्यक्तित्व मापन में क्या किया जाता है, मनुष्य के शील गुणों को जाना जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से शील गुण हैं, यानी उसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। बस आप इतना पता लगा सकते हो। बाकी वो गुण कितनी मात्रा में पाया जाता है, इस चीज़ का पता व्यक्तित्व मापन से नहीं लगाया जा सकता है। सिर्फ व्यक्तित्व मापन करने का उद्देश्य ये है कि उसके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, किस किस सेक्टर के गुण हैं उसके। यानी जैसे मान लीजिए सौंदर्यात्मक गुण उसके पास है, धार्मिक गुण है, सामाजिक गुण है, व्यवहारिक गुण है, कौन कौन से गुण उसके पास हैं। उसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो समाज के योग्य है या नहीं है, या अगर किसी परीक्षा में उसका चयन हो रहा है तो वो उस परीक्षा के योग्य उसका व्यक्तित्व है या नहीं है। जैसे एनडीए वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये एक बौद्धिक परीक्षण होते हैं। उसके अंतर्गत व्यक्तित्व का परीक्षण भी होता है, बुद्धि के परीक्षण भी होते हैं, इंटरेस्ट परीक्षण भी होते हैं। तो इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के अंदर के शील गुणों को जानना, बौद्धिक स्तर को चेक करना, उसके अंदर के इंटरेस्ट लेवल को जानना। दूसरी और एक चीज़ ये कि उसके अंदर जो संवेग हैं, हम सभी के अंदर संवेग होते हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, और उन मूल प्रवृत्तियाँ, वो जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो संवेगों से रिलेटेड होती हैं। तो हमारे अंदर कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जैसे क्रोध है, मान लीजिए क्रोध हमारी एक मूल प्रवृत्ति है। अब क्रोध हम किसी के सामने ऐसे तो जाहिर नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति को थोड़ा सा उकसाया जाता है। तो क्या होता है कि वो अपनी मूल स्वरूप में आ जाता है, जिससे पता चल जाता है, या जैसे किसी चित्र के माध्यम से या प्रश्नों के माध्यम से इसका मापन किया जाता है, तो उसमें ये पता चल जाता है कि हाँ जो ये व्यक्ति है उसके अंदर कौन सा संवेग किस स्तर तक है। ये अगर मतलब ज़्यादा है या कम है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि समाज के लिए घातक हो, या जिस भी जॉब में इसको सिलेक्ट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके वो संवेग हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो सेना में किसी व्यक्ति को भर्ती किया जा रहा है और उसके अंदर डर का संवेग ज़्यादा है, तो ये इसका मापन करना ज़रूरी है ना पता लगा उसको ट्रेंड भी कर दिया जाए और एंड टाइम पे जब समय आए उसकी योग्यता का परीक्षण करने का, तो उस टाइम वो उसका संवेग हावी हो जाए और वो अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। तो इसलिए इस तरीके के जैसे ट्रेनिंग्स जो होती है, चाहे पुलिस की ट्रेनिंग हो या आपकी सेना की ट्रेनिंग हो, जो भी ट्रेनिंग्स होती है उसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी कराई जाती हैं। तो उनमें ये परीक्षणों का यूज़ किया जाता है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट लेवल, उनका जो बुद्धि का लेवल है, उनका जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उनका एडजस्टमेंट का तरीका जो है, इन सारी चीज़ों का मापन किया जाता है। तो आज सीधी सी एक हम बात बता रहे हैं कि व्यक्तित्व में कितना व्यक्तित्व है, मात्रा का मापन नहीं किया जा सकता। सिर्फ व्यक्ति के अंदर कौन कौन से शील गुण पाए जाते हैं, उन चीज़ों का मापन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं व्यक्तित्व मापन क्या है। देखिए, व्यक्तित्व मापन अभी जो मैंने बताया है कि व्यक्तित्व मापन में मनुष्य के शील गुणों को मापा जाता है, यानी जाना जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से शील गुण पाए जाते हैं। क्योंकि अगर शील गुण जो है संतुलित मात्रा में होंगे तो जो व्यक्ति है वो समाज में आसानी से समायोजन कर लेगा। अगर शील गुण असंतुलित मात्रा में होंगे तो उसको समाज में समायोजन करने में समस्या होगी। ठीक है, तो क्या किया जाता है, शील गुणों को मापा जाता है, लेकिन मात्रा नहीं बताई जा सकती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व मापन हेतु एक प्रश्नावली का निर्माण किया था, लेकिन ये प्रश्नावली कैसी थी, मौखिक थी। कैसी थी, मौखिक, यानी मौखिक प्रश्न किए जाते थे। ठीक है, मौखिक थी। उसके बाद क्या हुआ, 1918 में
वुडवर्थ ने व्यक्तित्व मापन की पहली परिसूची बनाई। पहली परिसूची बनाई कब बनाई? तो 1918 में बनाई, जिसका उद्देश्य क्या था? जैसे नहीं अभी हम लोगों ने बुद्धि परीक्षण में पढ़ा था कि सैनिकों की बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी थी कि कौन किस योग्य है। इसी तरीके से सैनिकों के संवेग ज्ञात करने थे। सैनिकों के संवेग अस्थिरता का मापन करना था कि उनके अंदर संवेग, कौन सा संवेग कितनी मात्रा में है, यानी वो स्थिर है या स्थिर नहीं है, इस चीज का मापन करना था। जिसका क्या उद्देश्य था? सैनिकों की संवेगिक स्थिति का मापन करना था कि उनका जो संवेग है वो स्थिर है या अस्थिर है, संवेगों का मापन करना था। इस विधि को पेपर पेंसिल विधि भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्होंने कैसी बनाई थी? वुडवर्थ महोदय ने रिटन रूप में बनाई थी और लोगों को दिया जाता था, पेपर पे छपी हुई होती थी ये प्रश्नावली, और उसके उत्तर उन्हें हाँ और ना में देना होता था। इसीलिए इनकी इस जो इन्होंने ये परिसूची बनाई थी या प्रश्नावली बनाई थी, इस प्रश्नावली को पेपर पेंसिल विधि भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैसी थी? रिटन में थी। और जो आपके गाल्टन महोदय ने बनाई थी वो ऐसे ही प्रश्न बना लिए थे, लोगों से मौखिक रूप से पूछे जाते थे और व्यक्ति उनका मौखिक रूप से उत्तर देता था। इसलिए इनके विधि को पेपर पेंसिल विधि भी कहा जाता है और काफ़ी फेमस हुई इनकी विधि। उसके बाद इन्होंने 4 प्रकार की प्रश्नावली विधि बताई हैं। किसने? वुडवर्थ महोदय ने 4 प्रकार की प्रश्नावली बताई हैं। कौन कौन सी प्रश्नावली 4 प्रकार की है? पहली है खुली प्रश्नावली, दूसरी है बंद प्रश्नावली, तीसरी है चित्रित प्रश्नावली और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली क्या होता है? इसमें क्या होता है कि प्रश्न दिया जाता है और व्यक्ति को उसका पूरा उत्तर लिखना होता है प्रश्न का। जैसे कि आप कल कहाँ गए थे, तो हम जहाँ भी गए हों पूरा लिखें कि कल मैं वहाँ गया था। तो इसमें क्या है? प्रश्न का पूरा उत्तर देना होता है। किसमें? खुली प्रश्नावली में। बंद प्रश्नावली में हाँ और ना में उत्तर देना होता है, केवल कि कल आप कहीं, मतलब जो भी प्लेस आपने पूछा कि कल आप कानपुर गए थे, तो हाँ अगर गए तो हाँ, नहीं गए तो ना। ठीक है, हाँ ना में उत्तर देना है। चित्र प्रश्नावली, इसमें चित्रों के माध्यम से प्रश्नों को पेश किया गया था चित्रित प्रश्नावली में। और मिश्रित प्रश्नावली में इन सभी को जोड़ करके एक मिश्रित प्रश्नावली बनाई गई थी, जिसमें खुली प्रश्नावली के भी प्रश्न थे, बंद प्रश्नावली के भी थे और चित्रित प्रश्नावली के भी प्रश्न थे। ये आपका वुडवर्थ महोदय की परिसूची थी या प्रश्नावली जो उन्होंने बताई थी, जिसको 4 भागों में डिवाइड किया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तित्व का मापन कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां हम लोग देखते हैं। 3 तरीके से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। पहली विधि है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी विधि है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरी विधि है प्रक्षेपी विधि। ठीक है, देखो आत्मनिष्ठ विधि क्या होती है? जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप का मूल्यांकन करता है, अपने आप का मापन करता है, या उसके कोई रिलेशन या जानकार व्यक्ति कर दे, वो कौन होता है? आत्मनिष्ठ विधि होती है। वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है? कि व्यक्ति का बाहरी, यानी कोई परीक्षक हो और वो परीक्षक जो है व्यक्ति का बाहरी व्यवहार का मापन करे, यानी कि वो समाज में कैसे व्यवहार करता है, परिवार में कैसे व्यवहार करता है, जहाँ वो जिस जगह वो कार्यरत है उस जगह वो कैसे व्यवहार करता है, बच्चों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, तो बाह्य वातावरण में उसका व्यवहार कैसा है, उस चीज़ का मापन करना वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में क्या होता है? व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष मापन, यानी व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि हमसे जाना क्या जा रहा है। प्रक्षेपी मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आपके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे प्रक्षेपी विधियों का यूज कौन करते हैं? जैसे आपके मनोचिकित्सक होते हैं, वो प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि आपके अचेतन मन में, जो फ्राइड ने 3 मन के प्रकार बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अचेतन मन क्या होता है? जिसमें हमारी दमित और कुंठित इच्छाएं जो होती हैं वो उसमें रहती हैं, अचेतन मन में रहती हैं, या जो हमारा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, जो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है कि मुझे कोई चीज़ लेना है तो लेना है, ठीक है, लेकिन समाज के कारण उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी है और मैं ज़बरदस्ती, मेरे पास पैसे नहीं, ज़बरदस्ती मैं किसी का भोजन छीन लूँ, उसकी चीज़ उठा लूँ,
है ना। अगर वो ना दे तो मैं मारपीट कर दूँ, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, ठीक है। और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो है, अगर हम समाज से प्रेरित हैं तो हम ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम भूखे हैं, हमें भूख लगी है, लेकिन हम किसी की वस्तु ले नहीं रहे, इसका मतलब हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास है। लेकिन क्या है, भूख तो लगी है, यानी भूख जो है वो हमारी दमित इच्छाओं के अंतर्गत अचेतन मन में चली गई है। अब वो ये जैसे हमारे मस्तिष्क का एक जो फ्राइड ने विश्लेषण दिया है, उसमें कहा कि चेतन मन जो है वो आपका 10% है, बाकी 90% क्या है, अचेतन मन है। अचेतन मन में व्यक्ति की वो इच्छाएं जो पूरी नहीं कर पाया है वो हमेशा उसमें रहती हैं। वहीं से उसका मूल जो उसका व्यक्तित्व होता है वो अचेतन मन ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व क्या है। तो ये प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है। यानी एक तरीके से कहो, मनुष्य को पता ही ना हो कि मेरे व्यक्तित्व का अध्ययन चल रहा है। उसके अंतर्गत जो उसके अचेतन मन में उसकी दमित इच्छाएं, कुंठित इच्छाएं जो दबी हुई हैं, उन चीज़ों को जानना, क्योंकि वही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं। अचेतन मन ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। तो उन चीज़ों को पता लगाना, तो इन परीक्षणों के द्वारा उन चीज़ों का पता लगाया जाता है। कैसे इसका है पूरा प्रोसीजर, अभी जब हम लोग क्रम बाई क्रम इसका एक एक परीक्षण का अध्ययन करेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो देख लीजिए, आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। तो आती है जीवन इतिहास विधि। जैसे मान लो एक बच्चा है, अभी टीवी पर उसका बहुत नाम चल रहा था, कौटिल्य नाम का था, है ना। वो इतनी कम एज में उसको इतना ज़्यादा ज्ञान था, तो हर व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न हो रहा था कि आखिर ये कैसे है, क्या जन्मजात ऐसा है, जन्मजात इसका IQ उतना ही है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ऐसे बच्चों को जानने के लिए जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मान लो कि हम महात्मा गांधी को जानना चाहते हैं, हम विवेकानंद को जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका जीवन इतिहास देखते हैं कि कैसा उनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, कौन कौन परिवार में थे, कैसे मतलब इतने महान व्यक्तित्व, इतना महान व्यक्तित्व था, वो उसका निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। या तो आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत क्या होता है, परीक्षक या तो स्वयं अपना जो है अवलोकन करता है ना, अपनी क्षमताओं को मापता है, या उसका कोई नियरेस्ट उस पर ये परीक्षण करता है। मान लो जैसे कौटिल्य आया तो सारे पत्रकार जो हैं वो उसके घर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं कि जानने का प्रयास करते कि आखिर ये बच्चा इतना जो प्रतिभावान है कैसे, क्या यह जन्मजात ऐसा है या कोई ऐसे वातावरण में उसको रखा गया है जिससे उसके अंदर इतनी प्रखर बुद्धि हो गई है। तो क्या होता है, उसके लिए क्या किया जाता है, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसमें होता है एक साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार के माध्यम से हम जाने कि ये व्यक्ति जो है वो कितना प्रभावी कैसे है, तो उसको आमने सामने बैठा के उससे क्वेश्चन आंसर किए जाएँ, ठीक है। तीसरी होती है प्रश्नावली। एक प्रश्नावली जो अभी हमने बताया था कि वुडवर्थ ने तैयार की थी, जिसमें हाँ और ना में उत्तर देना है, दे दीजिए व्यक्ति को, वो हाँ ना में उत्तर देगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ इसका ज्ञान का या इसका व्यक्तित्व किस किस क्षेत्र में है, इसके जो सील गुण हैं वो किस किस क्षेत्र में है, ठीक है। तो प्रश्नावली विधि हो गई। उसके बाद एक है आत्मकथा लेखन विधि, जिसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आत्मकथा लेखन विधि, जैसे कुछ लोग होते हैं वो खुद ही अपनी आत्मकथा लिखते हैं, अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, कब किया, कैसे किया, क्या अच्छाइयाँ की, क्या बुराइयाँ की, वो अपने आत्मकथा में लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी इस समय इसी टाइप की मूवी बहुत चल रही हैं, ऑटोबायोग्राफी पे ही मूवी बनाई जा रही हैं। उसके बाद एक होती है निरीक्षण विधि, जिसमें कोई परीक्षक होता है जो व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण या अवलोकन करता है, या उसका कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर बच्चे का करना है तो उसका अध्यापक ही हो सकता है। निरीक्षण विधि में उसके मतलब आंतरिक व्यवहार का या घर में वो कैसे व्यवहार करता है उसका मापन किया जाता है। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ यानी बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाता है और उसके बाहरी वातावरण का मापन किया जाता है। बाहरी वातावरण में वो कैसे सरवाइव कर रहा है में उसका मापन किया जाता है किसी वस्तु के द्वारा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ है, किया जाता है, यानी वो व्यवहार कैसा कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक होता है निर्धारण मापनी। क्या होता है निर्धारण मापनी? एक है आपकी समाज मिति विधि, ठीक है, संजयी अवलेख। निर्धारण मापनी सबसे पहले देख लेते हैं। निर्धारण मापनी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में काफ़ी लगभग समथिंग हमें लगता है डेली निकलता होगा निर्धारण मापनी।
जिसमें क्या होता है, एक प्रश्न रखा जाता है। एक प्रश्न रखा जाता है कि जैसे मान लो इस समय चुनावी दौर चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनेगी, क्या बीजेपी की सरकार बनेगी। एक गोला सा लिखा होता है, तो उसमें दूसरे दिन आपका देखो उसमें, तो उसमें देता है कि अपना मत व्यक्त करिए, है ना। और दूसरे दिन उसका आंसर भी देते हैं कि इतने, जैसे मान लो गोला टाइप का बना देते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों ने हाँ कहा, कितने ने नहीं कहा और कितने ने कुछ भी नहीं कहा, है ना। इस टाइप से ये निर्धारण मापनी होती है, ठीक है। तो एक निर्धारण मापनी हुई। दूसरी हुई समाज मिति विधि। समाज में उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार का अवलोकन करके उसका एक तरीके से व्यक्तित्व का निर्धारण करना। संचयी अभिलेख, एक ये कामलेटिव रिकॉर्ड होता है, एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। मान लो कोई बच्चा है तो उसके ऊपर अगर आप ये रिसर्च कर रहे हैं, कोई बाह्य परीक्षक करता है, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड कि घर में क्या स्थिति है उसकी, विद्यालय में उसकी क्या स्थिति है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, उसके मित्र कैसे हैं, किस क्लास में है, शारीरिक पूरा उसका कि उसका जो भार कितना है, लंबाई कितनी है, एज कितनी है ना, किस किस सेक्टर में उसको नॉलेज है, कहाँ उसके इंटरेस्ट है, ये सब कुछ किस में आता है, संचयी अभिलेख में आता है। उसके बाद अगला है शारीरिक परीक्षण। शारीरिक जो, जैसे मान लो हम लोग बीपी मशीन से बीपी नापते हैं, पल्स किससे मापते हैं, मस्तिष्क का मापन किससे किया जाता है, इन सारे जो इंस्ट्रूमेंट से शारीरिक परीक्षण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आया परिस्थिति परीक्षण। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति परीक्षण। परिस्थिति परीक्षण में क्या होता है, किसी परीक्षक द्वारा, किसी बाह्य परीक्षक द्वारा क्या किया जाता है, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिस परिस्थिति में बच्चे का अवलोकन करना होता है। तो इसमें ये जो परीक्षण जब दिया गया था, ये वस्तुनिष्ठ विधि जब अपनाई गई, तो कैसे अपनाई गई कि इसमें कुछ बच्चों पर प्रयोग किया गया। बच्चों को कुछ सिक्के दिए गए और वो सिक्के एक अंदर संदूक रखी थी। मतलब जो ये विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी जो इसमें जो आपका परीक्षक है, उसे तो पता है कि मैं 10 बच्चों पर प्रयोग कर रहा हूँ, तो 10 जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने सिक्के लिए, मान लो हर बच्चे को उन्होंने 2-2 सिक्के दिए, तो 20 सिक्के हो गए। अब एक बॉक्स अंदर रखा था और उन्होंने बच्चों को कहा कि जाओ ये 2-2 सिक्के हैं, इनको बॉक्स उसमें संदूक में डालाओ। वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन के लिए भी जगह बनाई गई थी, चाहे उस टाइम कैमरे चलते होंगे तो कैमरे होंगे, या कोई पर्टिकुलर उसका अवलोकन कर रहा होगा, लेकिन बच्चे नहीं देख पा रहे कि मुझे कोई देख रहा है ना। गुप्त तरीके से ये परीक्षण हो रहा था। तो उसमें से क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने सिक्के नहीं डाले, तो जब बाद में काउंटिंग हुई तो सिक्के कम निकले। इसका मतलब उसमें कुछ बच्चों ने सिक्के नहीं डाले, या किसी ने 2 की जगह 1 ही सिक्का डाल दिया कि मुझे कौन देख रहा है। तो यहाँ पे उनकी ईमानदारी का मापन हो रहा था कि कौन सा बच्चा जो है उसके अंदर ईमानदारी है या नहीं है। अगर है भी तो समथिंग कितनी हो सकती है, क्योंकि समथिंग में ही आइडिया आता है, एग्जैक्ट नहीं आ सकता है। ईमानदारी को हम ग्राम में या मात्रा में नहीं माप सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका परीक्षण कराया गया था। इसी तरीके से एक परीक्षण और भी कराया गया था, परिस्थिति परीक्षण था। उसमें क्या कहता, बच्चों को कुछ सुलेख बोली गई थी और बच्चों ने हिंदी में, और बच्चों ने शब्द लिखे थे। फिर मास्टर जी ने क्या किया, सारी कॉपियाँ जमा कर ली और उन कॉपियों को देख लिया कि किसकी कॉपी में कितनी गलतियाँ हैं, उसको डिनोट कर लिया। अब क्या हुआ, ब्लैक बोर्ड में वही शब्द मास्टर जी ने सही लिख दिए। उसके बाद बच्चों से कहा कि जाइए, मतलब अब अपनी कॉपी में देखो किसने कितनी गलतियां की हैं, जो सही शब्द हो उन पर सही का टिक कर लो, जो गलत हो उन पर क्रॉस लगा दो। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, एग्जैक्ट दे दिया, और कुछ बच्चों ने क्या की, चीटिंग कर ली। मतलब गलत जो शब्द थे उन्हें बिगाड़ करके सही बोर्ड से देख करके लिख लिए। और मास्टर ने तो पहले ही आंकड़ा निकाल के रखा था, तो उसके माध्यम से ये देखा गया कि हाँ कौन सा बच्चा जो है वो कितना ईमानदार है। तो ईमानदारी का मापन किया जा रहा था यहाँ। ये परिस्थिति परीक्षण होता है, एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देना जिसमें छात्रों के किसी शील गुण का मापन करना है, ठीक है। उसके बाद है व्यक्तित्व अनुसूचियाँ यानी वही प्रश्नावली जैसी तैयार कर देनी है, विभिन्न प्रकार की व्यक्तित्व अनुसूचियाँ, जिनमें हर प्रकार के प्रश्न होते हैं। धार्मिक क्षेत्र के भी होते हैं, सामाजिक के होते हैं, नैतिक के होते हैं, सौंदर्य के होते हैं, हर टाइप के होते हैं प्रश्न, और उनका उत्तर जिसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है उसको देना होता है, जिससे बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस व्यक्ति में कौन सा मूल्य अधिक है, धार्मिक मूल्य ज़्यादा है, सामाजिक मूल्य ज़्यादा है, सौंदर्यात्मक मूल्य ज़्यादा है। इस तरीके से ये आपकी व्यक्तित्व की अनुसूचियाँ हुई, ठीक है। और बाकी ये जो आपकी प्रक्षेपी विधियाँ हैं, इसमें आपका है रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, और
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है टेट, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम लोग कैट बोलते हैं, ठीक है। और शब्द सहचर परीक्षण, जहाँ क्या होता है शब्दों, एक शब्द बोला जाता है उससे मिलते जुलते शब्द आपको बोलने हैं, या शब्द एक दे दिया जाता है उस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, ठीक है। उसके बाद चित्र सहचर परीक्षण, चित्रों के माध्यम से आपके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से शब्दों के माध्यम से आपके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। चित्र सहचर परीक्षण हो गया। उसके बाद वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य दिया जाता है, आधा वाक्य अधूरा छोड़ दिया जाता है, बाकी कहा जाता है कि आप इसको पूरा करिए। तो उसमें जो भी व्यक्ति लिखेगा वो अपने अचेतन मन के अकॉर्डिंग लिखेगा, यानी जो वो सोचेगा वही उसमें लिखेगा। इससे भी इस चीज़ का मापन हो जाता है कि कौन किस सेक्टर का है, किसको किस क्षेत्र में अधिक रुचि है।